हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं अनीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2019 में रैंक 4 हासिल की है। मैं स्वागत करती हूँ अनीश जी आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। थैंक यू। अनीश जी, हमें बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और तमाम सारी धारणाएं जुड़ी होती हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होता है, बिहार फॉरेस्ट सर्विसेज का क्या पैटर्न है। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं। गुड इवनिंग ऑल द व्यूअर्स। मेरी जर्नी बेसिकली 2014 से स्टार्ट हुई, जब मैंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में। आफ्टर दैट मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया रामदास से 2017 में। उसके बाद आई टुक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटीज एलएलबी प्रोग्राम फॉर 1 year. After that, 2019 में I got admission into IIT Kharagpur's LLB program, which offers specialization in IPR. And उसके बाद से ही रेगुलरली मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था along with the फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम। 2019 में ही मैंने ये बिहार फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्म फिल किया था। एंड उसके बाद से प्रोसेस एग्जाम्स का चल ही रहा था। 2020 में इसके रिटन एग्जाम्स हुए, फिर 2021 में इसके फिजिकल एंड मेडिकल एग्जाम्स हुए, एंड फाइनली 2022 में इसके इंटरव्यूज हुए, एंड फेब 15 को इसके रिजल्ट आ चुके हैं, जिसमें मुझे 4th रैंक आई। अनीश जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। आपने बीएससी किया, एमएससी किया, फिर अभी आप करंटली लॉ कर रहे थे और साथ ही साथ फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की भी तैयारी कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, साइंस ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से लॉ की तरफ आना और फिर वापस फॉरेस्ट सर्विसेज की तरफ आना, ये रुझान कैसे बदला? एक्चुअली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज, तो बेसिकली हम बहुत चीजें लॉ से रिलेटेड पढ़ते हैं, एंड उन चीजों को एक्चुअली बेसिक डेप्थ से समझने के लिए मुझे लॉ की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। उसके बाद चूंकि आईआईटी खड़गपुर में जो एलबी प्रोग्राम ऑफर की जाती है, दैट इज अ मिक्स ऑफ लॉ अलोंग विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो द ग्रेजुएट्स जिनकी साइंस बैकग्राउंड है along with the engineering graduates, उनके लिए LLB at IIT खड़गपुर is the best option. So वहाँ से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। एंड फॉरेस्ट्री, चूंकि आप IIT खड़गपुर के कैंपस में कभी आप विजिट करोगे तो the campus is a very green campus, and Delhi is also मैंने काफी टाइम दिल्ली में स्पेंड किया। दिल्ली also is the greenest capital of the world, yet it is the most polluted also. So वहाँ से मेरा इंटरेस्ट फॉरेस्ट की तरफ डेवलप हुआ। अनीश जी, आपने अभी एक पॉइंट मेंशन किया कि आप दिल्ली में भी थे और दिल्ली में किस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है वो सभी को पता है। दर्शकों को भी ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हम सेविंग द प्लैनेट और क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है इन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज जिस प्रकार से हो रहा है, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर। अनीश जी, थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बताएं। जब हम फॉरेस्ट सर्विस क्लियर करते हैं तो हमारी पहली पोस्टिंग एज एन असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होती है। चाहे आप स्टेट सर्विसेज से ज्वाइन करें या फिर यूपीएससी का आईएफएस से क्लियर करके आते हैं। जो एक असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होता है, वो दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसे हम डीएफओ बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, एंड बिटवीन द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। सो बेसिकली दिस इज अ सुपरवाइजरी पोस्ट, जिसमें हम फॉरेस्ट के सारे स्कीम्स, सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, उनको एज ए सुपरवाइज करते हैं। सो बेसिकली दिस एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजरियल बॉडी ऑफ द फॉरेस्ट सर्विस एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एंड आज के करंट सिनेरियो में द क्लाइमेट चेंज, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है। सो फॉरेस्ट हैज अ ग्रेटर रोल नाउ। एब्सोल्युटली। अनीश जी, हमने इस पोस्ट के बारे में बात कर ली, अब हम थोड़ा सा एग्जामिनेशन की तरफ आते हैं। कब से तैयारी शुरू की फॉरेस्ट एग्जामिनेशन की? और मैं ये भी समझना चाहूंगी बहुत सारे दर्शकों के बिहाफ पे कि अगर आप अलग अलग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सिविल सर्विस की कर रहे हैं, बीबीएससी की कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट सर्विस का जब आप एग्जामिनेशन लिखते हैं तो कैसे बैलेंस करें प्रिपरेशन को, ताकि आपकी प्रिपरेशन उधर भी बनी रहे और इधर भी बनी रहे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गिविंग दिस एग्जामिनेशन
are writing civil service as well? मैम फॉरेस्ट सर्विसेज में एज कम्पेयर टू द सिविल सर्विस हम देखते हैं कि हम सिविल सर्विस में हमें एक ऑप्शन रखने होते हैं एंड फॉरेस्ट सर्विसेज में हमें दो ऑप्शन रखने होते हैं जो कि दो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉरेस्ट सर्विस में द आर्ट्स ग्रेजुएट्स कैन नॉट फिल द फॉर्म बिकॉज दे नीड टू टेक द टेक्निकल ऑप्शन. एंड सेकेंडली जब फॉरेस्ट सर्विस में बात आती है वहाँ पे आप प्रीलिम्स में एज कम्पेयर टू द सिविल सर्विसेज द कट ऑफ गोज हायर इन द प्रीलिम्स. सो वहाँ पे एक एडवांटेज होता है फॉरेस्ट सर्विस वालों को क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे उस कट ऑफ को क्लियर कर नहीं पाते. ठीक है. एंड बात हम करते हैं फिर रिटन एग्जाम की बात. तो रिटन में जैसे कि सिविल सर्विसेज में चार जनरल स्टडीज के पेपर्स होते हैं एंड फॉरेस्ट सर्विस में सिर्फ एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है जिसमें कि हम एज कम्पेयर टू जनरल स्टडीज बहुत ही बेसिक एंड सुपरफिशियल क्वेश्चंस ही होते हैं जो कि एक कॉमन स्टडी से भी वो क्लियर किया जा सकता है. अनीश, आपने पैटर्न को तो डिफरेंशिएट कर दिया. अब हम जब पैटर्न की डिफरेंशिएशन की बात कर चुके हैं तो हम प्रिपरेशन पे आते हैं. आपने कैसे प्रिपरेशन की? क्योंकि आप लॉ भी कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अलग अलग डिग्री परस्यू कर रहे हैं लेकिन इस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं. तो अनीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपने कैसे तैयारी की? एक्चुअली जब मैंने 2019 में आईटी खड़गपुर में एडमिशन लिया था from that time only I seriously started preparing for the forest services and the course at LLB actually helped in clearing this exam. For example, मेरे सेकेंड सेमेस्टर में एक इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड पेपर था जिसे हमारे सर अरिंदम सर हैं आईटी खड़गपुर के. उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन पेपर को पढ़ाया एंड बहुत सारे कंसेप्ट मेरे इंटरव्यू में एज इट इज वहां से पूछे गए जैसे कि कार्बन क्रेडिट्स हो गए एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हो गए, यूएनएफसीसीसी हो गए, जिनको एक लेमैन या फिर एक जो जनरल स्टूडेंट उसे किसी टेक्स्ट बुक से पढ़ता उससे बहुत ज्यादा मैंने डेप्थ में पढ़ाई थी. सो दैट एडवांटेज हेल्प मी इन द इंटरव्यू. उसके बाद फिर जैसे कि फॉरेस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए हम हमारा एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक होता है जो मणिकंदन बोलते हैं जो कि नॉर्मली सारे एफएस स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं. सो उस बुक को मैंने रिलीजियसली एक साल मैंने पूरी स्टडी की. उसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आईएफएस के मैंने सॉल्व किए एंड चूंकि ये बिहार फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम लास्ट 40 इयर्स में ये सेकंड टाइम ही कंडक्ट हुआ था तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल था. मैंने उन सारे पेपर्स को एनालाइज किया एंड ये सारे एनालिसिस मुझे हेल्पफुल रही क्लियरिंग एग्जाम. अनीश, आपने जैसे बताया कि ये एग्जामिनेशन खाली दूसरी बार लास्ट 40 इयर्स में था तो प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स जो एक गाइडिंग सोर्स की तरह काम करते हैं उसका बहुत एक्सेस नहीं था. कैसे समझा कि क्या पैटर्न है एग्जामिनेशन का? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें ओपन अप हो जाती एग्जामिनेशन के बारे में. तो कैसे मैनेज किया और आगे आने वाले स्टूडेंट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सालों का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है उनके पास. मैम चूंकि फॉरेस्ट सर्विसेज में हमें दो टेक्निकल सब्जेक्ट्स लेने होते हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स की ये स्पेशलिटी होती है कि द सिलेबस इज क्वाइट लिमिटेड. तो हम जब भी हम सिलेबस को एनालाइज करते हैं तो हम कोशिश ये कर लेनी चाहिए कि हम सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर करें. कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जो उससे छूट जाए. उसी तरह से जैसे मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री थे एंड फॉरेस्ट्री थे. फॉरेस्ट्री के लिए मैंने मणिकंदन सर की बुक को रिलीजियसली टू द पॉइंट ए टू जेड उसे फॉलो किया एंड जो पास्ट ईयर्स आईएफएस के क्वेश्चंस होते हैं या अदर स्टेट सर्विसेज जैसे उत्तराखंड सर्विस हुए, यूपीपीसीएस के सब पेपर्स होते हैं, आप उन सारे पेपर्स को भी रेफर कर सकते हैं क्योंकि दिस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट एंड इसमें सिलेबस इज क्वाइट लिमिटेड. तो हमारे जैसे आर्ट्स की तरह नहीं होता है कि इसमें क्वेश्चन हम कुछ न्यू फ्रेम कर सकते हैं. ये घूम फिर के एक ही टॉपिक से उसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं. सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री हो गए, केमिस्ट्री में जो भी कंसेप्ट हैं वो पास्ट 20 इयर्स के आप अगर यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे आप उनसे भी रेफर कर सकते हैं एंड बिहार फॉरेस्ट सर्विस या बिहार सिविल सर्विस के भी जो पेपर्स हैं आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं. तो वो सब काफी हेल्पफुल है.
अनीश, आपने जैसे बताया कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा वेरिएशंस नहीं हो सकते, अग्री टू दिस फैक्ट। ठीक है, पढ़ लिया स्टूडेंट्स ने, अब किस तरीके से अपने आप को टेस्ट करें, किस तरीके से आंसर्स लिखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों ही एग्जामिनेशन का पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, कमिंग टू ऑब्जेक्टिव पार्ट, इस पेपर एग्जाम में 150 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो कि अलोंग विद द रिटन पार्ट ही लिए गए थे। तो क्योंकि ये एक स्पेसिफाइड एसीएफ के पोस्ट के लिए एग्जाम्स थे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मेनली अराउंड इन्वायरमेंट स्टडीज थे, फॉरेस्ट्री से थे एंड एग्रीकल्चर से। तो स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो इन्वायरमेंटल पोर्शन को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें। फॉरेस्ट्री के लिए मणिकंदन सर की बुक से प्रेफर कर सकते हैं, एंड एग्रीकल्चर को भी वो रेफर करें। उनके लिए एग्रीकल्चर जो बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट है उससे रेफर कर सकते हैं, एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए शंकर आईएएस की बुक को रेफर कर सकते हैं। और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जैसे फॉरेस्ट्री का पेपर है, उसमें आप सारे प्रीवियस पेपर जो आईएफएस में आ चुके हैं, आप उन्हें लिमिटेड टाइम फ्रेम में लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एंड कुछ स्पेसिफिक ट्रीज के स्पीसीज के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने आते हैं, मैथ बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो उन सब चीजों को आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ती है इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम। तो ये सारी चीजें आपको खुद से करनी होती हैं। जैसे कि कुछ जनरल टॉपिक्स हैं, जैसे सिल्वीकल्चर हो गई, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गई, एग्रो फॉरेस्ट्री हो गई, सोशल फॉरेस्ट्री हो गई, अर्बन फॉरेस्ट्री हो गई। ये सारे टॉपिक्स आपको इंटरव्यू में भी काम आते हैं, एंड ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो फ्रिक्वेंटली आए जाते हैं। फिर वर्किंग प्लान हो गई, इथनोबॉटनी हो गया। ये इथनोबॉटनी का जो कंसेप्ट है, ये मणिकंदन सर के बुक में इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं है, बट ये हमारे आईआईटी खड़गपुर के एलएलबी कोर्स के फोर्थ सेमेस्टर में एक हमारा पेपर था आईपीआर पे। तो बहुत सारी चीजें मैंने हमारी मैम पद्मा मैम वहाँ पे डीन थी पहले, उन्होंने जो भी हमें पढ़ाया वो हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा मुझे उस 12 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखने में। तो ये बहुत हेल्पफुल रहा इसमें बहुत। अनीश, ये तो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, और मुझे लगता है अब जब भी एग्जामिनेशन होगा और कोई आपकी इस इंटरव्यू को सुनेगा, तो जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिस्ट आउट किए हैं उनको तो वो जरूर ही पढ़ के जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आऊंगी और सब्जेक्टिव पार्ट की बात करूंगी, तो आंसर्स को लिखना कैसे है, क्योंकि एक पार्ट होता है कि क्वेश्चन पूछा गया और आपको आ रहा है, बट जो आ रहा है और क्वेश्चन की डिमांड दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। मैम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जैसे कि इसमें एग्जाम्स में 12 या 15 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते थे, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हम जो कीवर्ड्स होते हैं, हर क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन पे हम ज्यादा फोकस करें। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपीज को इवेलुएट करते हैं, तो वो उन कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे ने कैंडिडेट ने उन कीवर्ड्स को यूज किया है या नहीं। उसके बाद हम कुछ स्पेसिफाइड डायग्राम्स को डालने पड़ते हैं। जैसे ट्री स्पीशीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो हम तो वेजिटेशन को शो करने के लिए हमें मैप, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप हम ड्रॉ कर सकते हैं। एंड क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, तो हम अपनी बातों को फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, एरोज का यूज करके भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं कि जिससे आपको कम वर्ड्स के यूज में आप अपने इंफॉर्मेशन को, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को डाल सकते हैं अपने आंसर्स में, ताकि आपको ये आंसर्स अदर कैंडिडेट से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। अंश, ये तो हमने बात कर ली कि किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। मॉक टेस्ट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और अक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि बिहार फॉरेस्ट सर्विस इतना यूजुअली कंडक्टेड एग्जामिनेशन नहीं है, तो अपने आप को किस तरीके से टेस्ट करें। मैम रिटन एग्जाम के क्वेश्चन के लिए आप खुद घर पे ही कैंडिडेट्स टाइम सेट करके उसमें सारे क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि तो बहुत एग्जाम्स में ऐसे होते हैं कि आप उन चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स हैं, उनको आप स्पेसिफिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनीश, ये तो हमने जान लिया आपका किस तरीके से प्रिपरेशन है। इंटरव्यू के लिए हमेशा थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या होता है इंटरव्यू पैनल के सामने, तो अगर आप एक दो क्वेश्चंस अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस से शेयर कर सके और आपने कैसे टैकल किया जो हमेशा आपको याद रहेगा, वो अगर आप बता सके। मैम
My interview was on 10th of Feb in the second shift. मेरे इंटरव्यू चेयरमैन थे इम्तियाज अहमद से। तो इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही फ्रेंडली था। एंड बेसिकली इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उन्होंने ऐसा पूछा कि आपने ग्रेजुएशन 2014 में की, आफ्टर दैट उन्होंने कि आपने क्या क्या किया। तो मैंने सारे अपने पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद मैं करंटली जो एलएलबी कर रहा था उन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया। तो फिर स्टार्टिंग उन्होंने चेयरमैन सर नहीं किया, जिन्होंने स्टार्ट किया कि बिहार के फॉरेस्ट कवर कितनी है, बिहार के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बताइए, जो फॉरेस्ट कवर इंडिया में होनी चाहिए, वो उसमें कैसे बिहार में इंक्रीज किया जा सकता है। एंड पूरे बोर्ड में 4 मेंबर्स थे। ये चेयरमैन के अलावा 2 मेल मेंबर्स और थे एंड एक लेडी मेंबर थी। एक सर दूसरे मेंबर ने उन्होंने फिर मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन से रिलेटेड पूछे, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मॉरिस नगर है, वो मॉरिस नगर किनके नाम पे है। फिर उन्होंने मेरे रामदास कॉलेज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पूछा। फिर उसके बाद खड़गपुर में जो फॉरेस्ट कवर है उनके कुछ स्पेशलिटी के बारे में पूछा। क्योंकि मैम मैं एलएलबी में था, तो मुझसे उन्होंने लॉ से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पूछे। जैसे उन्होंने मुझसे एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा, जो जैसे कि सपोज यू आर डीएफओ ऑफ एन एरिया एंड आपके फॉरेस्ट एरिया में कोई गवर्नमेंट कंपनी बिना रिक्वायर्ड परमिशंस के कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो हाउ विल यू टैकल दैट केस एंड किस लॉ के अंडर आप केस फाइल करोगे। सो आई आंसर कि दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ इंक्रोचमेंट एंड मैं उसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत इसमें केस फाइल करूंगा। यानी कि हम सिचुएशनल क्वेश्चंस भी हम प्रिपेयर होना चाहिए और सारे लॉज को आप अच्छे से एक्वेंटेड रहिए। उन्होंने फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन बिलेबल ऑफेंस, इनके बारे में थोड़ा बेसिक क्वेश्चंस पूछे। एंड चूंकि ये एसीएफ की पोस्ट में आप एज एन एडजुडिकेटिंग बॉडी का भी काम करते हैं, तो फिर जो सारे फॉरेस्ट लॉज हैं उनसे आपको वेल वर्स्ड होना चाहिए, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो गए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गए, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इन सब चीजों से आपको इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनीश, आपने काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी और क्या क्या पॉइंट स्पेसिफिकली आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन इंटरव्यू भी हो सकते हैं। तो अनीश, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज वैल्यूएबल इनसाइट्स। हाउ स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? स्टडी आईक्यू को मैम मैं 2014 से रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ फॉर द करंट अफेयर्स वीडियोस, जो कि रेगुलरली साइट पे अपडेटेड रहते हैं। गौरव सर के वीडियोस बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहते हैं प्रिपरेशन में। वेरोनिका मैम के भी कुछ वीडियोस आती हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहती हैं। अभी इंटरव्यू के लिए भी मैंने आईएसएफआर रिपोर्ट की 2021 के जो वीडियोस आए थे वो भी मैंने रेफर किया था। तो स्टडी आईक्यू ने बहुत ही हेल्प किया अपने मेरी जर्नी में, एंड आई एम थैंकफुल फॉर स्टडी आईक्यू। थैंक यू अनीश, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। कहते हैं अगर आपके रास्ते में किसी का साथ, किसी का मेंटोरशिप मिल जाती है तो वो रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। और यही हमारा प्रयास है कि जो भी एग्जामिनेशंस क्लियर कर सके, आप उन स्टूडेंट से जुड़ सकें इंटरव्यू के माध्यम से और उनको गाइड कर सकें अपने एक्सपीरियंस से, अपने जर्नी से। So thank you, Anish, and I'm sure a lot of people are going to be benefited from your experience. We wish you good health. Good luck.